हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम हाई कोर्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन को समझेंगे और जितनी भी हाई कोर्ट्स की पावर है, हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, हम सब इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम हमारे जुडिशरी के लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट कवर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो इश्यूज थे, लाइक विमेन वाला इश्यूज था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज थी, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर था उसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम हाई कोर्ट्स को समझते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स को समझते हैं। ये कौन सा हाई कोर्ट है, आप गेस जरूर कीजिएगा कि ये कौन से हाई कोर्ट की इमेज लगी है। Part 6 of the Constitution and Article 214 to Article 231 deals with the High Court. There are 25 High Courts in the country, 3 having jurisdiction of more than one state. Among union territories, Delhi alone has a High Court of its own. अब हाई कोर्ट अगर आपको ध्यान हो तो हम जुडिशरी के अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था कि जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जुडिशरी के स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि सबसे ऊपर होता है, टॉप में सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में हमने देखा था नीचे हाई कोर्ट होता है ना। फर्स्ट वी हैव सीन दैट सुप्रीम कोर्ट इसका जुरिसडिक्शन पूरी कंट्री पे होता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील है एंड मोस्ट पावरफुल कोर्ट है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में समझा था। देन बिलो सुप्रीम कोर्ट देयर इज हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। हाई कोर्ट, ठीक है, ये स्टेट लेवल पे होता है। ये कहां पे होता है? स्टेट लेवल पे होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए क्विक हम एक रिवीजन करते हैं, जो आप लोग एनसीईआरटीज में पढ़ते हैं, एक क्विक पहले उसका रिवीजन करते हैं, देन हम एक आगे वाले लेवल पे चलेंगे। ये हाई कोर्ट स्टेट का सबसे पावरफुल कोर्ट होता है। स्टेट में हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बहुत ज्यादा होता है, कंप्लीट जुरिसडिक्शन होता है और स्टेट में हाई कोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब हाई कोर्ट के नीचे कौन कौन से होते हैं? हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, ये जितने भी जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं वो सब हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आते हैं। सो अब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे कि एक स्टेट में हाई कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर है, तो उसकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन किसी स्टेट में एक हाई कोर्ट, मतलब 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, उसे भी हम समझेंगे। Among union territories, Delhi alone has a high court of its own. सिर्फ दिल्ली के पास में ही अपना हाई कोर्ट है। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, बाकी का जुरिसडिक्शन कहीं ना कहीं किसी और के पास में है, किसी और हाई कोर्ट के अंडर है। क्लियर? इन इंडिया single integrated judicial system, the high court operates below the supreme court but above the subordinate court. The high court operates below the supreme court but above the subordinate court or district courts. ठीक है? The judiciary in the state consists of a high court and a hierarchy of subordinate courts. एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, देन उसके अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और छोटे छोटे जो दूसरे भी कोर्ट्स हैं वो सब हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। क्लियर? देन आर्टिकल 214 क्या बोलता है? अब हम कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं, सो आपको बेसिक क्लैरिटी होगी। बाकी बुक्स तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं। आर्टिकल 214 सेज देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। क्लियर है? बहुत सिंपल आर्टिकल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन वाली चीज है ही नहीं। आर्टिकल 215 सेज एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and shall have all such powers of a court, including the power to punish for contempt of itself. Every high court shall be a court of record. हर हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो सारे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन्स करेगा। जो भी जुडिशरी में जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही है, जो भी केसेस की हियरिंग्स हो रही है, अगर आपको ध्यान हो तो एक वो टाइप राइटर्स होते हैं ना, वो वहाँ पे टाइप करते रहते हैं क्या क्या जजेस बोल रहे हैं, क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है, या कई बार वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू उन्हें कैप्चर करके रखा जाता है। एंड हाई कोर्ट कैन पनिश
फॉर एन हाई कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अब कंटेम्प्ट क्या होता है? कोर्ट की अवमानना, कोर्ट का विलफुल डिसोबीडियंस मीनिंग होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट की डिसोबीडियंस करता है, कोई हाई कोर्ट का अवमानना करता है, तो हाई कोर्ट के पास में ये पावर है। वी हैव कंप्लीटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया था। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर को ही देख लोगे, इससे एक लेक्चर पहले को ही देखोगे, तो इसमें हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत अच्छे से देखा था। Article 216 says, every high court shall consist of a chief justice and such other judges as president may from time to time deem it necessary to appoint। आर्टिकल 216 बोल रहा है कि हर हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसा हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट लेवल पे भी एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए। एंड अदर जजेस as the president may from time to time deem it necessary to appoint। जो प्रेसिडेंट की इच्छा, मतलब जो प्रेसिडेंट चाहते हैं, as the president from may time to time deem it necessary to appoint। जो प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट कर देते हैं वो बन जाते हैं। और क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए? इट विल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हुई। देन नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, but the Seventh Amendment Act of 1956 authorized the Parliament to establish a common high court for two or more state and a union territory। अब ऑल्दो हमने आर्टिकल 214 में क्या पढ़ा था? आर्टिकल 214 में हमने देखा था कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन हमने देखा कि हमारे कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स ही हैं। इसका मतलब कोई एक हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट्स एक से ज़्यादा स्टेट्स पे ज्यूरिसडिक्शन रख रहे हैं, या फिर कोई हाई कोर्ट्स यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स पे अपना ज्यूरिसडिक्शन रख रहे हैं। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने ऐसा कर दिया है कि 2 स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। सो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हाई कोर्ट की पावर को इंक्रीज कर दिया गया था। द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज कोटर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। अब हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कितना होगा, ये उस टेरिटरी ऑफ द स्टेट के ऊपर है। मान लो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो मध्य प्रदेश की जो टेरिटरी है उसके अकॉर्डिंग उतना ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा कि उस स्टेट में जो भी चीजें वगैरह हो रही हैं वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। सिमिलरली द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट इज कोटर्मिनस विद द टेरिटरीज ऑफ कंसर्न स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। अब अगर मान लो 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है, 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उन दोनों स्टेट की बाउंड्रीज से रिलेटेड होगा। क्लियर? इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमें समझ में ना आए, बहुत सिंपल है। ठीक जैसे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन पूरी कंट्री में होता है, वैसे ही हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अपने स्टेट में होता है। और अगर कॉमन हाई कोर्ट है, दोनों स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट है, तो उस कॉमन हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उन दोनों स्टेट की बाउंड्री से रिलेटेड होगा। Now, composition and appointment under Article 216. Every high court, whether exclusive or common, consists of a chief justice and other judges as president may from time to time deem it necessary to appoint। ये वाली चीज हम देख चुके थे। आर्टिकल 216 में ये कहा गया है कि every high court should have chief justice and other judges as president may time to time deem it necessary to appoint। Thus, the Constitution does not specify the strength of an high court। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। The Constitution does not, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट कितनी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बताया कि इस हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ 30 होनी चाहिए, इस हाई कोर्ट में 30 जजेस होने चाहिए, इस हाई कोर्ट में 10 जजेस होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना लिख दिया है कि उतने जज और चीफ जस्टिस होने चाहिए एज प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम डिटरमाइन, एज प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम डिटरमाइन। Accordingly, the president determine the strength of high court from time to time depending upon its workload। President टाइम टू टाइम जो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाना करना, ये सारी किस चीज पे देख के रखते हैं कि वर्कलोड कितना है, कितना ज्यादा वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी जाती है या स्ट्रेंथ कम कर दी जाती है। कम तो नहीं होती है स्ट्रेंथ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अंडर आर्टिकल 217। The judges of High Court are appointed by President by warrant under his hand and seal after consultation with Chief Justice of India
and governor of a state. अब हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, ये बहुत आपको ध्यान से सुनना है। अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। इसको आप ऐसे, अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो आप नोट्स में कैसे लिखोगे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सेंटेंस मुझे वहां पे लिखना जरूरी था, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट किसने किया, अपॉइंटमेंट कर दिया, अपॉइंटमेंट इज बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। इतना आपको ध्यान रखना है कि इनको अपॉइंटमेंट कौन दिलवा रहे हैं, प्रेसिडेंट दिलवा रहे हैं। अब कंसल्टेशन किस किस से हो रही है, यहां पे कंसल्टेशन पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे हैं गवर्नर, ठीक है, सेकंड है गवर्नर। The judges of High Court are appointed by President by warrant under his hand and seal after consultation with Chief Justice of India and the Governor of State. And for the appointment of other judges, the Chief Justice of concerned High Court is also consulted. In case of common High Court for 2 or more states, the Governor of all such state concerned are consulted by the President. लेकिन अब हमें कोई और जजेस को भी अपॉइंट करना है, तो हम वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। अब देखो समझो, अब प्रेसिडेंट को मान लो कि चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है। जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट किस किस से कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहे हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर कौन होंगे, गवर्नर होंगे मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है उनसे कंसल्ट करेंगे। गवर्नर मतलब क्या है, यहाँ पे गवर्नर मतलब है कि गवर्नर मतलब है यहाँ पे कि जो चीफ मिनिस्टर है और जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे कंसल्ट करना। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में ये लोग रहते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है तो सीजेआई, गवर्नर और प्रेसिडेंट ये आपस में मिलकर कंसल्ट करके कर लेते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस, अगर कोई नॉर्मल जज भी तो अपॉइंट करना होगा ना हाई कोर्ट के, तब वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट भी आ जाते हैं। मान लो मध्य प्रदेश के किसी और जज को अपॉइंट करना हो अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस, तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट यहाँ पे फिर मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जाएगा। क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर हुई। देन सो अपॉइंटमेंट रिलेटेड आर्टिकल 217 हमें क्लियर है। अब ये कुछ जो सेकंड जजेस केसेस हैं, थर्ड जजेस केसेस हैं, इसमें क्या क्या निकल के आया है, इसमें से क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इन सेकंड जजेस केस 1993 द सुप्रीम कोर्ट ruled that no appointment of judge of a high court can be made unless it is conformity with the opinion of Chief Justice of India. सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए जब तक कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे कंफर्म नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट मन से ही ना कर दे, या प्रेसिडेंट सिर्फ हमसे और गवर्नर से ओपिनियन ही ना ले ले, हमारा इनका डिसीजन बहुत ज्यादा मायने रखेगा। In the third judges cases, the Supreme Court opined that in case of appointment of High Court judges, the Chief Justice of India should consult a collegium of 2 senior most judges of Supreme Court. फिर थर्ड जजेस केसेस में ये बात आई कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ओपिनियन मांगा जा रहा है, जिनका कि ओपिनियन ही मैटर करता है, जिनका ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन नहीं होगा, उसमें सीजेआई ऑफ इंडिया प्लस टू अदर senior judges, two other senior judges का opinion matter करेगा। Thus, the sole opinion of Chief Justice of India does not constitute the consultation process. सिर्फ Chief Justice of India का opinion ही matter नहीं करता है। तो अब चीजें क्या हो गई कि कंसल्टेशन तो इन सब से होगा, कंसल्टेशन तो सीजेआई से भी होगा, कंसल्टेशन तो गवर्नर से भी होगा, कंसल्टेशन तो सीजेआई ऑफ दैट हाई कोर्ट से भी होगा, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेंगे, और इनका डिसीजन ही मेन है, इनका डिसीजन ही यहाँ पे मेन है। क्लियर।
कुछ ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी वाली चीज़ है नहीं। यूजली आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सर हम तो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस हैं। छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस कैसे हैं, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे देखा होता तो थोड़े बहुत चेंजेस है ना, तो इसलिए जो चेंजेस हैं मैं उन पे टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली हम प्रीलिम्स में गलती कर जाते हैं। हम प्रीलिम्स में ये छोटी छोटी चीज़ें गलती कर जाते हैं, फिर आपको ध्यान आएगा कि सर ने बताया था। सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हमें ये जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं हमें इसे ध्यान में रखना है। देन क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 217, a person to be appointed as a judge of high court, a person to be appointed as a judge of high court should have the following qualifications. He should be a citizen of India, ये तो citizen of India होने चाहिए, ये तो कंफर्म ही है। He should have held a judicial office in the territory of India for 10 years, या तो वो 10 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस में थे, जज बने थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में कहीं पे भी थे, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह में वो जज बन के काम कर रहे थे, कहाँ, 10 साल तक। और अब यहाँ पे आपको और वर्ड पे फोकस करना है, यहाँ पे लिखा है और ही शुड हैव एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स, या तो फिर वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों, या तो वो 10 साल के लिए जूनियर लेवल पे, मतलब 10 साल के लिए वो जुडिशियल ऑफिस उन्होंने होल्ड किया हो, तो वो ऑफकोर्स जूनियर लेवल पे ही किया होगा, जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया होगा, या फिर 10 साल के लिए वो एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट में, तो फिर वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। यहाँ पे और पे फोकस कीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक नो प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या देखा था, हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को भी प्रेसिडेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की बात की थी ना हमने कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इफ प्रेसिडेंट चाहे तो, लेकिन ये वाला क्लॉज हाई कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला क्लॉज हाई कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। देन आर्टिकल 129 दैट इज ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब ओथ कहां पे लेते हैं, ओथ ये लेते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो यहां पे हम वापस इन चीजों को देखते हैं। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ओथ बाय गवर्नर। अब ओथ की बारी आए तो वहां पे प्रेसिडेंट मार्क करके मत आ जाना, ओथ गवर्नर दिलवाते हैं और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट में कई बार ये होता है, या तो आप लोग अपॉइंटमेंट में गवर्नर मार्क कर देते हो या ओथ में प्रेसिडेंट मार्क कर देते हो। यहाँ पे अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट है और ओथ में गवर्नर है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। सो बिफोर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, to bear the true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment, perform the duties of his office without fear or favor, affection or will। ठीक है, कुछ फियर फेवर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार ने बोल दिया कि हम आपको कुछ बाद में पोस्ट रिटायरमेंट आपको कुछ पोस्ट मिल जाएगी, कुछ फियर फेवर बिना इन सारी चीज़ों के उनको अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी होगी। एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉज, ये वाली चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। क्लियर। देन द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट। The salary, allowances, privileges, leave and pension of judges of an high court are determined from time to time by parliament, not by the state legislature। Salaries और ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन कर रहा है? It is determined by the parliament, not by the state legislature। यहाँ पे state legislature का कोई रूल नहीं है। They cannot be varied to disadvantage after their appointment except during the financial emergencies। इनकी सैलरीज वगैरह कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड। क्लियर। देन टेन्योर ऑफ जजेस, ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? 62 ईयर्स में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? यहाँ पे एज है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 ईयर्स। क्या है? 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स तक ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज आर टू बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनल। अगर एज से कोई क्वेश्चन रिलेटेड आया तो प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये दोनों आपस में डिसाइड करेंगे। He can resign his office by writing to the president. He can be removed from his office by president on the recommendation of the parliament. He vacates his office when he is appointed as a judge of Supreme Court or when he is transferred by president to another court. Clear? अब इसमें आपको इतना और ध्यान रखना है, ये जो हम चीज देख रहे थे इसमें रेजिग्नेशन किसको दे रहे हैं, वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं अगेन प्रेसिडेंट को, रेजिग्नेशन अगेन प्रेसिडेंट, रिमूवल प्रेसिडेंट, रिमूव प्रेसिडेंट कर रहे हैं बाय एन ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट, बाय एन ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट, एंड ट्रांसफर कौन कर रहा है इनका, ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। ऐसे आपको अपनी कॉपीज में ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, ये मैं आपको इसके थ्रू समझाना चाह रहा था कि ऐसे लिख लो कि जब हाई कोर्ट पढ़ रहे हो तो एक पेज में सिर्फ इतना लिख लो, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, ओथ कौन दिलवा रहा है, रेजिग्नेशन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, रिमूव कौन कर रहा है, ट्रांसफर कौन कर रहा है। क्लियर? तो इससे जब आप रिवाइज करोगे तो आपको चीजें आसान हो जाएगी, उस वे में आपके उसमें आपको आसान नहीं होगी और आप भूल जाओगे। तो हर चीज में आप ऐसा कर लीजिए, प्रेसिडेंट के उसमें ऐसा कर लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट के उसमें ऐसा कर लीजिए, सीजेआई, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, सबके बारे में आप ऐसा कर लीजिए, इलेक्शन कमिश्नर को कौन करता है, सब में हमें यही देखना है। अब एक चीज और आप ध्यान रखें कि जब रिमूवल की बात आती है तो रिमूवल का प्रोसीजर सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल सेम प्रोसीजर, same procedure as the judge of, as the Supreme Court judge, same procedure as the Supreme Court judge। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट, सेम वही 2/3 मेजोरिटी, वही कमिटी फॉर्मेशन, उसी सेशन में सारी चीजें होना, सेम जो सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था, सेम प्रोसीजर से इनका रिमूवल होता है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर? नाउ अब ट्रांसफर की बातें करते हैं। He vacates his office when he is appointed as a judge of Supreme Court। वो अपना ऑफिस कब वेकेट करते हैं, या तो उनका हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि 62 ईयर्स यहाँ की एज है, तो 62 के बाद में सुप्रीम कोर्ट की एज है 65 ईयर्स की, तो कुछ हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो मान लो जैसे ही वो 63 के हुए तो हो सकता है उन्हें 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हुए, ठीक है, 3 साल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हों, ठीक। तो या तो वो वेकेट कर रहे हो अपना ऑफिस, या फिर जो दूसरी कंडीशन है व्हेन ही इज ट्रांसफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू अनदर हाई कोर्ट, या फिर उनका ट्रांसफर हुआ हो। अब ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब ट्रांसफर की भी बात आती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट किया जाता है। एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी जजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर उसमें कहीं भी लिखा आ रहा है आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस, तो उसको सही मार्क करके आना, क्योंकि ये हर जगह आ रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हर जगह कंसल्ट किया जा रहा है। क्लियर? The Supreme Court held that the judicial review is necessary to check the arbitrariness in the transfer of judges, but only the judge who is transferred can challenge it। जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, मान लो मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज हूं और मुझे कर्नाटका हाई कोर्ट में मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है, तो हो सकता है मुझे लगे कि मेरे साथ में गलत किया है या मेरे साथ में आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज की गई है, तो मैं एक जुडिशियल रिव्यू फाइल कर सकता हूं, मैं एक पिटीशन फाइल कर सकता हूं, लेकिन वो पिटीशन सिर्फ और सिर्फ मैं ही फाइल कर सकता हूं, मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा नहीं कर सकता है, वो मुझे ही फाइल करनी होगी इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशंस। In the third judges cases, the Supreme Court opined that in case of transfer of high court judges, the Chief Justice of India should consult in addition to the collegium of 4 senior most judge of the Supreme Court। Chief Justice of India भी 4 senior most judge से consult करेंगे। The Chief Justice of 2 High Court, one from which the judge is being transferred and other being receiving it। ठीक है,
और उन दोनों जजेस को, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे कि मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज हूं कि मुझे कर्नाटका में भेज रहे हैं, तो कर्नाटका के हाई कोर्ट के जज का भी कंसल्टेशन होना चाहिए। तो टोटल कंसल्टेशन कितने का हो गया, CJI प्लस 4 जजेस प्लस यहाँ पे एक मध्य प्रदेश के जज का और एक कर्नाटका के जज का। तो टोटल ये 6 लोग मिलके, 7 लोग मिलके ये डिसाइड करते हैं पूरा ट्रांसफर ऑफ द जजेस वाला, और ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि प्रेसिडेंट के ऊपर रहेगी बाइंडिंग, जो कि प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग रहेगी। ठीक है। द सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही कंसल्टेशन प्रोसेस मैटर नहीं करता है, इन सारे जजेस का भी कंसल्टेशन प्रोसेस मैटर करता है। क्लियर है हुई ये वाली चीज, हमें समझ में आ गई। देन एक्टिंग चीफ जस्टिस अंडर आर्टिकल 223, the president can appoint a judge of high court as an active chief justice of an high court when the office of chief justice of an high court is vacant, the chief justice of high court is temporarily absent, the chief justice of an high court is unable to perform his office। अब कोई है ही नहीं, कोई चीफ जस्टिस नहीं है, वेकेंट है, या वो अभी काम नहीं कर रहे, टेम्परली एब्सेंट है, या वो अपना कुछ काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो होना चाहिए ना। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, कुछ समय के लिए हमने एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है कि आप एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं एट प्रेजेंट के लिए। सेम एज द केस विद सुप्रीम कोर्ट। Additional and acting judges under Article 224. The President can appoint duly qualified person as additional judges of an High Court for a temporary period not exceeding 2 years when there is a temporary increase in the business of an High Court and there are areas of work in the High Court। अब मान लो कुछ बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट में वर्क आ गया है या कुछ पुराना बकाया हुआ काम है, ठीक है, तो फिर एडिशनल जज लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट एडिशनल जज लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट पीरियड शुड नॉट एक्सीड 2 years। ठीक है, 2 साल से इनका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। एक्टिंग चीफ जस्टिस तब लगाते हैं जब चीफ जस्टिस नहीं हो, तब वो वेकेंट, तब वो या तो पोस्ट खाली हो, या वो टेम्परेरी एब्सेंट हो, या फिर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू, मान लो तबीयत खराब हो गई, कुछ काम वगैरह नहीं कर पा रहे, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा दिया। लेकिन एडिशनल जजेस तब लगाए जाते हैं जब या तो टेम्परेरी इंक्रीज इन द वर्क हुआ है, या फिर कुछ पुराना बकाया हुआ काम है हाई कोर्ट में, तो उसको अगर निपटाना है तो एडिशनल जजेस लगा देते हैं। लेकिन इन एडिशनल जज का शुड नॉट एक्सीड 2 years, इनका टाइम पीरियड 2 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एन एक्टिंग जज होल्ड ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज रिज्यूम हिज ऑफिस। However, both additional और acting judge cannot hold office after attaining the 62 years। इन दोनों की उम्र, एडिशनल जज और एक्टिंग जज की उम्र 62 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और एक्टिंग जज कब तक ऑफिस होल्ड करके रखते हैं, जब तक कि परमानेंट जज ऑफिस में नहीं आ जाते। और एडिशनल जजेस में 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एडिशनल जजेस में ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो गया है तो या मतलब ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है तो ये 2 साल से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एडिशनल जज का टाइम पीरियड 2 साल ही है, 2 साल के लिए ही लगाए जाते हैं। और एक्टिंग जज में ऐसा कुछ नहीं, कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं है। बस इसमें ऐसा है कि जब तक परमानेंट जज रिज्यूम नहीं कर लेते ऑफिस, तब तक एक्टिंग जज रहते हैं। क्लियर हुआ। देन रिटायर्ड जजेस, ये सारी चीजें हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपका रिवीजन ही है। रिटायर्ड जजेस अंडर आर्टिकल 224A, एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट ऑफ एन स्टेट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ एन हाई कोर्ट और एनी अदर जज ऑफ एन हाई कोर्ट टू एक्ट एज एन हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो, कि आप प्लीज कुछ टाइम के लिए आप काम कर लीजिए क्योंकि वर्कलोड ज्यादा हो गया है, जो भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो ऑफ द पर्सन टू बी द अपॉइंटेड। लेकिन वो प्रीवियस कॉन्सेंट लेंगे प्रेसिडेंट से कि ये रिटायर्ड जज है, अभी वर्कलोड ज्यादा है, तो क्या हम अभी इन्हें कुछ टाइम के लिए हम इन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, ये कुछ टाइम के लिए एज अ जज काम कर सकते हैं। और उस पर्सन से प्रीवियस कॉन्सेंट लेंगे कि क्या आप करोगे। सच जज इज एंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन।
उन जजेस के अलाउंसेस वगैरह जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग होंगे। ही विल ऑल्सो एंजॉय ऑल द जुरिस्डिक्शन पावर प्रिविलेजेस ऑफ दैट जज ऑफ एन हाई कोर्ट बट ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू अ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। इनको सारी पावर, फंक्शंस, जुरिस्डिक्शन, अलाउंसेस वगैरह सब मिलेंगे जो कि जज ऑफ हाई कोर्ट को मिलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बोला जाएगा कि ये जज ऑफ दैट हाई कोर्ट है, क्योंकि कुछ समय के लिए है और ये रिटायर्ड जज है। उन्हें ये नहीं माना जाएगा कि दैट ही इज अ जज ऑफ एन हाई कोर्ट। क्लियर? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ एन हाई कोर्ट। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज भी है, बहुत ट्रिकी चीज भी है। हम इसे अच्छे से देखते हैं। इसमें लाइकवाइज सेम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी है। अब तक तो जो हमने सारी चीजें पढ़ी थी वो बहुत सिंपल थी, उसमें ऐसा कुछ था नहीं। आपको भी लग रहा होगा कि सर क्या है, बहुत ज्यादा रिवीजन हो गया, बोर हो गए, बट ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। So like the Supreme Court, the High Court have been vested with a quite extensive and effective power. It is a highest court of appeal in the state. It is the highest court of appeal in the state. It is the protector of the fundamental rights of the citizens. Fundamental rights citizens की protect करते हैं. It is vested with the power to interpret the constitution. Beside it has supervisory and consultative roles. इनके पास और भी कुछ roles हैं. Now, at present, the High Court enjoy the following powers and jurisdiction, that is original jurisdiction, writ jurisdiction, appellate jurisdiction, supervisory, control over subordinate court, a court of record, power of judicial review. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन था, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपने कहाँ पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है। सो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाई कोर्ट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाई कोर्ट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है आप, क्योंकि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस से एडवाइस नहीं मांगते हैं। प्रीलिम्स में आए तो गलत मत करके आना। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होता है हाई कोर्ट का। प्रेसिडेंट एडवाइस नहीं मांगते हैं प्रेसिडेंट से, हाई कोर्ट के जजेस से, सॉरी। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है। क्लियर? इसे अपने दिमाग में बैठा ही लेना। क्लियर है? ठीक। अब ये जो जुरिस्डिक्शन की पावर है ये मिली कहाँ से हाई कोर्ट को? अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा गया है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज चले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की पावर्स है। ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की पावर ये है और ये नहीं है। एक जगह सिंगल मेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे रिट जुरिस्डिक्शन का तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन कुछ जो पुरानी जुरिस्डिक्शन है, कुछ जो दूसरी जुरिस्डिक्शन है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो वो कहाँ से मिली है? जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे। आपको पता है ना कि कुछ लॉज ब्रिटिश एरा के भी अभी तक चले आ रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो वहाँ पे थी वो एट प्रेजेंट भी इंडिया में चल रही है। तो जो पुरानी जो पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स अपनी जुरिस्डिक्शंस एक्सरसाइज करता है, प्लस जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ थोड़े बहुत आर्टिकल्स दिए हैं तो वो, और कुछ रिवेन्यू रिलेटेड मैटर्स जो बाद में पार्लियामेंट ने ऐड किए हैं वो, इन सारी चीज़ों से मिला के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की पावर होती है। क्लियर? सो इन सारी चीज़ों से हम लोग हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को समझते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ एन हाई कोर्ट। नाउ व्हाट इज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास में जाएंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स यहाँ कहीं पे भी नहीं जाएंगे, सेशन कोर्ट्स वगैरह कहीं नहीं जाएंगे। ये केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास में जाएंगे। इनके पास इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनली ये पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास में है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ एन हाई कोर्ट। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, आप लोग जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पहले पढ़िएगा। जिसने जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया है उसे ये सारी चीजें बहुत आसान लगेगी। क्लियर? It means that the power of an high court to hear dispute in the first instance not by the way of appeal, it extend to the following। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस में हाई कोर्ट पावर, फर्स्ट इंस्टेंस में हाई कोर्ट सारी चीजें सुनता है, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। वे ऑफ अपील मतलब क्या है कि पहले केस गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया हाई कोर्ट में, है ना। ये पूरा एक लैडर, ये वाला जो लैडर है ना, कि इस कोर्ट में गए, यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पे गए, यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पे गए। ये जो पूरा लैडर है, इस पूरे लैडर से हम बच जाते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डायरेक्टली जो केसेस हाई कोर्ट के पास में जाते हैं वो आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है। क्लियर? अब कौन कौन से मैटर है? मैटर्स ऑफ एडिमेरिलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
अब इसका मतलब क्या है, मैटर्स ऑफ मैरीटाइम, इसका मतलब है मैटर्स ऑफ मैरीटाइम। अब कुछ स्टेट मैरीटाइम बाउंड्री से लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे तमिलनाडु वगैरह, तो मैरीटाइम से रिलेटेड कोई इशू आता है तो वो मैटर कौन सुनेगा, वो मैटर हाई कोर्ट सुनेंगे, कोई वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस जहाँ पे ओशन है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट आ रहा है वो सुनेगा, डायरेक्टली कौन सुन रहा है, हाई कोर्ट सुनेंगे इश्यूज रिलेटेड टू मैरीटाइम एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जिस भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का डिस्प्यूट्स है वो सारे हाई कोर्ट्स सुनते हैं। रिगार्डिंग द रिवेन्यू मैटर और एन एक्ट ऑर्डर और इन डन इन द रिवेन्यू कलेक्शन, रिवेन्यू मैटर से रिलेटेड कौन सुनते हैं, किसके पास में पावर है, हाई कोर्ट के पास में पावर है। इनका एक फ्लो चार्ट बना के रख लो कहीं पे ताकि आपको याद आता रहे। इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जब भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है सिटीजन्स की, सो दे कैन ईदर गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ऑप्शंस हैं हमारे पास में कि वी कैन गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो हम जो नीचे लेवल पे जो जजेस होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, वहां पे हम लोग नहीं जाते हैं। क्लियर। केसेस ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of constitution of its own file, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ केसेस या कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट से केस खुद के पास में लेना, दैट आल्सो इंक्लूड्स द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पावर ऑफ द हाई कोर्ट। The four high courts, that is Calcutta, Bombay, Madras and Delhi High Court, have an original civil jurisdiction in case of an higher value. एक अमाउंट से हायर वैल्यू, एक अमाउंट की हायर वैल्यू से अगर रिलेटेड केस है तो इन चारों कोर्ट्स के पास में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की पावर है। ठीक है, इसको आपको बस इतना समझना है कि अगर एक अमाउंट से ज़्यादा की अगर हायर वैल्यू है तो इनके पास में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। कौन कौन से कोर्ट्स के पास में, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट के पास में है। ज़्यादा लॉ वगैरह में नहीं जाना है, हमें लॉयर नहीं बनना है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना कि एग्जाम्स हम क्रैक कर सकें। ज़्यादा डिटेल में चले जाओगे कि मुझे ये लॉ भी पढ़ना है, वो भी लॉ पढ़ना है, तो एग्जाम भी क्रैक नहीं होगा और वो भी नहीं होगा। तो जितना बस बता रहे हैं सिर्फ अभी आप उतने पे फोकस कीजिए, ठीक है। Before the 1973, the Calcutta, Bombay and Madras High Court also had an original criminal jurisdiction. This was fully abolished by the Criminal Procedure Code of 1973. अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, इतने सारे लॉज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। आपको भी पता है कि इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन हमसे ये कोई लॉज के बारे में पूछ रहा है कि आपसे पूछेगा क्या कि इंडियन पीनल कोड क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, ये यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। हमें पता है कि यूपीएससी किस वे में पूछेगा, आपको भी पता है कि इन लॉज की डिटेल में नहीं जाएगा। तो जहाँ यूपीएससी डिटेल में नहीं जा रहा है वहाँ आप भी जाने की कोशिश मत कीजिएगा। क्लियर। नाउ रिट जुरिसडिक्शन। अब रिट जुरिसडिक्शन क्या है? अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स इंक्लूडिंग हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो अंडर आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है अगर किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है तो। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है, ये पावर रिट इशू करने की सुप्रीम कोर्ट के पास में ये वाली पावर है। क्लियर है। सो अगर किसी की भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब ये क्या है, हबीस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, सर्टियोररी क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, तो इसके लिए आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला जो वीडियो है डू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि अब चीज़ें यहाँ पे लिंक होने लग चुकी है और हम सारी चीज़ कवर करते आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये रिवीजन ही है, इसलिए मैंने भी अब अपनी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि एक तरीके से ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह में देख चुके हैं। द फ्रेज फॉर एनी अदर पर्पस रिफर्स टू द इन्फोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। अब जो रिट जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट रिट्स तभी इशू कर सकता है जब सिर्फ इंसान की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो, लेकिन हाई कोर्ट जब किसी इंसान की लीगल राइट्स भी वायलेट होती है तो भी रिट इशू कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ब्रॉडर देन द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी पर्सन की लीगल राइट भी वायलेट हो रही है तो भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। बाकी अगर किसी इंसान की लीगल राइट वायलेट हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट रिट
इशू नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट जब किसी पर्सन की वॉलेट होती है तभी रिट इशू कर सकता है। ये वाली चीज भी क्लियर है। द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट only within its territorial jurisdiction but also outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within its territorial jurisdiction। अब देखो इस लाइन में बेसिकली ये कहा गया है, पहले इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि उस लाइन का मतलब क्या है। क्लियर हुआ? उस लाइन में बेसिकली ये कहा गया है, मान लो किसी लड़की के साथ में रेप हुआ है, ठीक है। अब वो लड़की बिलोंग करती थी राजस्थान से, एग्जाम्पल से हमें समझना होगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। शी वॉज बिलोंगिंग टू राजस्थान एंड शी वॉज स्टडिंग इन न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, राजस्थान का अपना हाई कोर्ट है। अब जो क्राइम है, जो रेप हुआ है वो लड़की का, वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, क्राइम यहाँ पे हुआ है। अब अगर इनको केस फाइल करना है, केस फाइल होगा तो राजस्थान हाई कोर्ट में भी हो सकता है और न्यू दिल्ली हाई कोर्ट में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम हुआ है और देखा जाए तो वो लड़की यहाँ की थी तो वो यहाँ पे भी केस फाइल हो सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी पावर सिर्फ अपने स्टेट्स में होती है ना, उनकी पावर अपने स्टेट में होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्योंकि वो लड़की यहाँ की थी, राजस्थान की थी, तो वो केस यहाँ पे भी फाइल हो सकता है और क्राइम न्यू दिल्ली में हुआ है तो केस वो यहाँ पे भी फाइल हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा है। लेकिन सेम यही जो सिनेरियो मैंने बताया, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक लड़की के साथ में ऐसा होता है, तो अब ये केस क्या कर्नाटका हाई कोर्ट में हो जाएगा। क्या ये जो केस है, क्या ये कर्नाटका हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इसलिए कर्नाटका हाई कोर्ट में केस नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ दो स्टेट इन्वॉल्व है, राजस्थान और न्यू दिल्ली, तो इन दोनों में से जहाँ लगेगा वहाँ पे केस फाइल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केस फाइल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इसका कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। कर्नाटका हाई कोर्ट का यहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं है। क्लियर है? देखो मान लो, फिर से मैं बताता हूँ, एक लड़की के साथ में रेप होता है, ठीक, वो न्यू दिल्ली में होता है एंड लड़की की मौत हो जाती है, ठीक। अब लड़की की मौत हो जाती है तो जो लड़की के माँ बाप है वो तो राजस्थान में रह रहे हैं, अब उनको केस फाइल करना है तो वो यहाँ पे नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे ही केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? मान लो, और अगर अब उस लड़की को केस फाइल करना है, वो लड़की है अलाइव है, तो वो यहाँ पे भी केस फाइल कर सकती है क्योंकि क्राइम यहाँ पे हुआ है। क्लियर? आगे आपको समझ में? ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई। Then the writ jurisdiction of an high court under Article 226 is not exclusive but concurrent with the writ jurisdiction of Supreme Court under Article 32. Same जो मैं आपको बता चुका हूँ. It means that when the fundamental rights of citizens are violated, the aggrieved party has an option of moving either High Court or the Supreme Court directly. The aggrieved party has either option of moving High Court or Supreme Court directly. However, the writ jurisdiction of an High Court is wider than that of Supreme Court. This is because the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental rights and not for any other purpose, that it does not extend a case whether a breach of ordinary legal right is alleged. ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूं कि हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन ज्यादा ब्रॉडर है और उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? इन चंद्र कुमार केस 1997, the Supreme Court ruled that the writ jurisdiction of both High Court and Supreme Court constitute a part of basic structure. Writ jurisdiction is a part of basic structure of Constitution, hence it cannot be ousted or excluded even by an amendment to the Constitution. क्या रिट जुरिसडिक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? यहाँ है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो मार्क करके आना कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है रिट जुरिसडिक्शन। रिट जुरिसडिक्शन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? आ गया समझ में? देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम उसमें भी कंफ्यूज हुए थे, आप लोगों को उसमें भी कंफ्यूजन था जब हम सुप्रीम कोर्ट का अपीलिएट जुरिसडिक्शन पढ़ रहे थे, और यहाँ पे भी आपको अपीलिएट जुरिसडिक्शन को बहुत ध्यान से समझना है। अपीलिएट जुरिसडिक्शन मतलब क्या है? जब केसेस अपील के थ्रू जा रहे हैं, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपीलिएट जुरिसडिक्शन। क्लियर है? नाउ
A high court is primarily a court of appeal. It hears appeal against the judgment of subordinate courts functioning in its territorial jurisdiction. ठीक है, अब अपील कैसे होगा? अपील ऐसा तो नहीं हो सकता कि कर्नाटका के एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ जजमेंट दे दी और उसकी अपील अब कहाँ हो रही है? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। ऐसा तो नहीं होगा ना। कर्नाटका के सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ अपना वर्डिक्ट दी है, तो इसकी अपील सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका हाई कोर्ट में ही हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकती है? कर्नाटका हाई कोर्ट में ही हो सकती है। ये बेसिक्स अब आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। It has appellate jurisdiction in both civil and criminal matters. Hence, the appellate jurisdiction of High Court is wider than the original jurisdiction. Original jurisdiction से wider इसलिए बोला गया है क्योंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में बहुत कम चीज़ थी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में बहुत कम चीज़ थी, लेकिन अपीलेट जुरिस्डिक्शन में ही तो बहुत सारी चीज़ें आती है ना। अपीलेट जुरिस्डिक्शन के ही तो बहुत सारे केसेस होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में चले जाते हैं, उनके केसेस ज़्यादा है कंपेरेबल टू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्लियर? नाउ सिविल मैटर्स में हाई कोर्ट की अपीलेट जुरिस्डिक्शन को समझते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इन द क्रिमिनल मैटर्स। The civil appellate jurisdiction of an high court is as follows. The first appeal from the order and judgment of the district court and the additional court and the other subordinate court directly to the high court on both question of the law and fact if it amount exceed the stipulated time. अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट अपील बोला गया है एंड सेकेंड अपील बोला गया है। ठीक है, फर्स्ट अपील and second appeal. फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील। अब यहां पे ये बोला गया है फर्स्ट अपील मतलब क्या होता है? फर्स्ट अपील मतलब ये होता है कि एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस कहां पे जा रहा है? हाई कोर्ट के पास में जा रहा है, तो इट इज फर्स्ट अपील। पहली बार में यहाँ पे अपील किया गया है, सो इट इज फर्स्ट अपील। अब सेकंड अपील में क्या है कि कोर्ट 1, कोर्ट 2 एंड देन हाई कोर्ट। यहाँ पे ऑलरेडी केस एक बार सुन लिया गया है, देन यहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, देन यहाँ से वो हाई कोर्ट गया, तो यहाँ पे 2 बार हो रहा है ना। फर्स्ट अपील तो ये हो गई, सेकेंड अपील ये हो गई, और यहाँ पे डायरेक्टली ये जो चीजें हुई है ये फर्स्ट अपील का पार्ट है। तो फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील का तो आप मतलब ये समझिए, ये वाली चीज समझ में आई कि फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील में क्या है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जब फर्स्ट अपील होगी तो यहाँ पे कोर्ट जो हाई कोर्ट जो सुनवाई करेगा तब वो लॉ प्लस फैक्ट दोनों देखेगा, तब वो लॉ और फैक्ट दोनों देखेगा। लॉ और फैक्ट के बेसिस पे सुनवाई होगी। लेकिन जब सेकंड अपील में केस जाएगा तब यहाँ पे हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ लॉ देखेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉ देखेगा, नॉट फैक्ट। सिर्फ और सिर्फ लॉ देखेगा, नॉट फैक्ट। अब फैक्ट मतलब क्या है? फैक्ट मतलब ये है, देखो लॉ मतलब तो आप समझते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो प्रोविजंस हैं, जो एक्ट है, वो लॉ है। फैक्ट मतलब ये है कि लॉ के साथ साथ में हम सर्कमस्टांसेस भी तो देखते हैं एक इंसान के। सिर्फ क्या लॉ के नज़रिए से थोड़ी ना जस्टिस इंटरप्रेट होता है, सिर्फ लॉ के नज़रिए से नहीं होता है ना, उस इंसान की कंडीशंस देखी जाती है। अगर आपको आर्टिकल 14 बहुत अच्छे से ध्यान हो, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक बार आप उसको रिवाइज कीजिएगा, उस लेक्चर को, ट्रस्ट में आप उसको रिवाइज कीजिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। हम जस्टिस देते टाइम फैक्ट पे भी कंसिडरेशन करते हैं कि उस इंसान की सर्कमस्टांसेस क्या थी, और देन हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं एंड देन डिसीजंस दिया जाता है। तो फैक्ट मतलब कि आप वो इंसान की सर्कमस्टांसेस को भी हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, और लॉ मतलब हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। तो जब फर्स्ट अपील होती है तब लॉ एंड फैक्ट दोनों को ध्यान रखता है हाई कोर्ट, तब दोनों पे ध्यान रखा जाता है। हाई कोर्ट डिसीजन देते टाइम लॉ को भी देखता है और फैक्ट को भी देखता है, उस इंसान की सर्कमस्टांसेस भी देखते हैं, और जो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसको भी देखता है। लेकिन जब सेकंड अपील होती है तब सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट लॉ पे फोकस करते हैं, फैक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे फैक्ट पे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लॉ एंड फैक्ट पे फोकस यहाँ पे और फिर से हो जाता है। यहाँ पे लॉ एंड फैक्ट पे फोकस हो गया, यहाँ पे लॉ एंड फैक्ट पे फोकस हो गया है।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ पे फोकस किया जाता है सेकंड अपील में, इतना आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। क्लियर, इतना समझ में आ गया? सो फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील, इन दोनों में वही बात थी जो मैंने आपको समझाई। देन the Calcutta, Bombay and Madras High Court have provision for inter-court appeals. When a single judge of an high court has decided a case either under the original or appellate jurisdiction of an high court, an appeal from such decision lies to the division bench of the same court. अब ये जो चार कोर्ट है, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, ये जो तीन कोर्ट है, सॉरी, द कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट, इनके पास में इंट्रा कोर्ट अपील्स के भी प्रोविजन है। मान लो इनके किसी केसेस ने, कोई सिंगल बेंच ने अगर इनके कोई केसेस सुने हैं तो वो केस थर्ड जज बेंच, सेकंड जज बेंच, फिफ्थ जज बेंच के पास में भी सुने जा सकते हैं, इन तीन कोर्ट्स ने अगर कोई केसेस सुने हैं तो। क्लियर है? ये वाली चीज भी समझ में आ गई। नाउ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स लाइज टू द डिवीजन बेंच ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। In 1997, the Supreme Court ruled that the tribunals are subject to the writ jurisdiction of an high court. Consequently, it is not possible for an aggrieved person to approach the Supreme Court directly against the decision of an high court without going to an high court. अब बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है, कोई भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते थे, ठीक है, कोई भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते थे जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो अब जैसे कोई भी ट्राइब्यूनल हुआ तो ट्राइब्यूनल्स में अगर मान लो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप ट्राइब्यूनल के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो पहले क्या होता था, पहले केसेस डायरेक्टली चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास में। कहाँ पे चले जाते थे? सुप्रीम कोर्ट के पास में चले जाते थे। बट इस चीज़ को अब चेंज कर दिया गया है। अब केसेस जाते हैं, अब केसेस डायरेक्टली जाते हैं नॉट सुप्रीम कोर्ट, अब केसेस जाते हैं हाई कोर्ट, अब केसेस जाएंगे हाई कोर्ट, और फिर अगर आप यहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाकी अब ये वाला जो प्रोविजन था, जो ये वाला जो प्रोविजन था, इसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको अब बंद, इसे ये वाला प्रोसीजर अब फॉलो नहीं होता है। अब केसेस ट्राइब्यूनल के पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, पहले आप हाई कोर्ट में अपील कीजिए, फिर अगर आप वहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन पहले डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते थे। अब जैसे बहुत अलग अलग तरह के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या और भी बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, तो उन सब में ये कर दिया गया है कि पहले केसेस जाएंगे हाई कोर्ट, देन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ट्राइब्यूनल्स क्या है, कौन कौन से तरीके के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इसे भी हम समझेंगे। पहले हम हाई कोर्ट कवर करेंगे, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और फिर उसमें हम ट्राइब्यूनल्स और जो दूसरी सारी चीजें हैं हम उसे कवर करेंगे। सो आपको अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में एक आपको ये वाली चीज भी क्लियर हुई। नाउ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स, appeal from the judgment of session court and additional session court lies to high court if the sentence is one of the imprisonment for more than 7 years. It should be noted here that the death sentence, popularly known as capital punishment, awarded by session court or additional session court should be confirmed by the high court before it can be executed, whether there is an appeal by convicted person or not. देखो, अब क्रिमिनल प्रोसीजर में ये बोला गया है कि मान लो सेशन कोर्ट, एक चीज ध्यान रखना, जब सिविल कोर्ट्स की बारी आती है, सिविल कोर्ट्स में आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जब क्रिमिनल वाली बात आती है, ध्यान रख सको तो रख लेना, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आते हैं सेशन कोर्ट्स। क्या आते हैं? इनको हम बोलते हैं सेशन कोर्ट्स। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। अब मान लो सेशन कोर्ट ने कोई जजमेंट सुना दी, सेशन कोर्ट ने जजमेंट दी, यहाँ पे हम सेशन कोर्ट लेते हैं। सेशन कोर्ट ने बोला है कि भैया आपको हो गई है 7 साल की सजा, ठीक है। सेशन कोर्ट ने मुझे सुना दी कि 7 साल या 7 साल के ज्यादा की सजा हो। सेशन कोर्ट से डायरेक्टली ये केसेस जा सकते हैं हाई कोर्ट इफ अगर 7 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है तो। ये वाली चीज क्लियर हुई, ये वाली कंडीशन क्लियर हुई। अब सेकेंड कंडीशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को डेथ पनिशमेंट मिल जाता है, जिसे कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पनिशमेंट बोल दो, ठीक है। अब किसी इंसान को यहाँ पे क्या हो गया, किसी इंसान को यहाँ पे डेथ पनिशमेंट मिल गई, तो इस केस में ये होगा कि वो पनिशमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई नहीं कर देता है, जब तक हाई कोर्ट नहीं बोल देता है कि हाँ ये जो आपने जो पनिशमेंट दी है वो सही है। वो जब तक हाई कोर्ट उस पर अपनी सील साइन करके हाई कोर्ट नहीं बता देता है कि हाँ ये जो सेशन कोर्ट ने बोला है वो सज़ा सही है। अगर कोई भी सेशन कोर्ट आपको डेथ पनिशमेंट देता है तो ये वाला प्रोविज़न है
कि वो डेथ पनिशमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट उसे सर्टिफाई नहीं कर देता है। क्लियर हुआ? ये वाली चीज आपको क्रिमिनल वाला अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली चीज भी आ गई हमें समझ में। नाउ इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन सम केसेस specified in the various provision of criminal procedure code, the appeals from the judgment of the assistant session judge, metropolitan magistrate और other magistrate judicial lie in the high court। अब कुछ केसेस जो होते हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो कुछ केसेस होते हैं, वो भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं थ्रू अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन में। अब आप बोलेंगे सर कौन कौन से हैं, तो ट्रस्ट मी, मैं जितना बोल रहा हूँ उस पर ट्रस्ट करो। आपको इंडियन पीनल कोड लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। जितना इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही जाना है। ज़्यादा डिटेल में जाओगे तुम्हारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था यूपीएससी में मैटर ये नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा, कितनी बुक पढ़ी, मैटर ये करता है कि जब वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आप हमें फीचर्स और वो सारी चीज़ें बताओ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये जुडिशरी वगैरह या लॉयर वगैरह बनना है तो इन चीज़ में आप जाइए। क्लियर है? इतना हमें समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन? अ हाई कोर्ट हैज अ पावर ऑफ superintendence over all courts and tribunals functioning in its territorial jurisdiction except military और ट्रिब्यूनल्स। हाई कोर्ट के अंडर जितने भी स्टेट में जितने भी कोर्ट्स वगैरह चल रहे हैं उन सबका जुरिसडिक्शन किसके पास में? हाई कोर्ट के पास में। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उस पूरे स्टेट में जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो कौन सा है? हाई कोर्ट। तो उसके अंडर जितने भी कोर्ट आते हैं उसका जुरिसडिक्शन किसके पास में? हाई कोर्ट के पास में। एक्सेप्ट मिलिट्री और ट्राइब्यूनल्स, एक्सेप्ट मिलिट्री और ट्राइब्यूनल कोर्ट्स नहीं आते हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में। कुछ ट्राइब्यूनल कोर्ट्स आते हैं, कुछ नहीं आते, जैसे सेंट्रल ट्राइब्यूनल, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वो नहीं आएगा। ऐसे कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। तो हमने ब्रॉडर वे में ऐसा लिख लिया है कि एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल कोर्ट्स हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आते। क्लियर? अब उन सब के लिए क्या क्या हाई कोर्ट गाइडलाइंस निकाल सकता है, क्या क्या सुपरवाइजरी गाइडलाइंस निकाल सकता है दूसरे कोर्ट्स के लिए, क्या क्या पावर है हाई कोर्ट्स, क्या क्या पावर है हाई कोर्ट के पास में जो वो उन कोर्ट्स के ऊपर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि इसके जुरिसडिक्शन में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स है ना, इन सब के ऊपर क्या क्या हाई कोर्ट कौन कौन सी पावर एक्सरसाइज कर सकता है हम वो देखते हैं। कॉल फॉर द रिटर्न्स फॉर द देम, कोई केस उनको अपने पास बुलाना, ठीक है, उनसे कोई भी केस अपने पास बुलाना, वो पावर है हाई कोर्ट के पास में। मेक एन इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द रेगुलेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द देम, कुछ भी जनरल रूल्स वगैरह बनाना, कुछ भी प्रोसीडिंग्स वगैरह से कुछ भी रूल्स बनाना, ये सारे हाई कोर्ट के पास में पावर है। प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स, एंट्रीज, अकाउंट्स आर टू बी केप्ट बाय देम, अकाउंट्स वगैरह कैसे, एंट्रीज वगैरह कैसे मैनेज होगी, ये सारी चीजें किसके पास में? हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट बताता है, वैसे ही ये सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट उस स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है। क्लियर? सेटल द फीस पेबल टू शेरिफ, क्लर्क्स, ऑफिसर एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ देम, इनकी फीस वगैरह सेटल करना क्या होगी क्या नहीं होगी, ये सारी चीज किसके पास में है? हाई कोर्ट के पास में पावर है। This power of superintendence of High Court is very broad because it extends to all courts and tribunals whether they are subject to the appellate jurisdiction of High Court or not। अब जैसे मैंने बताया था कि कुछ ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के पार्ट हैं, कुछ ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर क्यों है? सुपरिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इज वेरी ब्रॉड बिकॉज इट एक्सटेंड टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल वेदर दे आर सब्जेक्ट टू अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और नॉट। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाई कोर्ट जो भी सुपरवाइज कर रहा है, जो भी उन लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, वो उन लोगों को फॉलो करना होगा, वो उन कोर्ट्स को फॉलो करना होगा। इसलिए हाई कोर्ट की ये वाली पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? It covers not only administrative superintendence but also judicial superintendence. It is a revisional jurisdiction. ठीक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, ये जुडिशियली सुपरिटेंडेंस भी है। रिविजनल जुरिसडिक्शन, वो उनके कोई जजमेंट्स होते हैं जो हाई कोर्ट को लगता है कि उन्होंने गलत दिया तो उन्हें रिवाइज कर देते हैं। उनसे कोई भी केस ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि ये केस हाई कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, तो उनसे कोई भी केस हाई कोर्ट अपने पास ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें
किस में आ जाती है, जुडिशियल जुरिस्डिक्शन में आ जाती है। इट कैन सुओ मोटो ऑन इट्स ओन एंड नॉट नेसेसरली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। कोई भी केस ये अपने आप ऑन इट्स ओन ये कोई भी केसेस ले सकते हैं उनसे, ठीक। However, this power does not vest the High Court with unlimited authority over subordinate courts and tribunals. It is an extraordinary power and hence to be issued most sparingly and most in the appropriate cases. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, तो हाई कोर्ट ऐसा नहीं है कि इसे एकदम अपना रॉ भी जमा देगा। हाई कोर्ट एकदम फूक के कदम रखता है, ठीक है, और बहुत कम एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस में ये पावर्स यूज़ करी जाती है, या बहुत कम सर्कमस्टेंसेस में, जैसे हाई कोर्ट ने सबॉर्डिनेट कोर्ट का केस ले लिया, ऐसी पावर जो होती है बहुत कम इस्तेमाल की जाती है जब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब। एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, एरर ऑफ लॉ, ये कब पावर ये यूज होती है? यूजली इट इज लिमिटेड टू एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, एरर ऑफ लॉ, डिसरिगार्ड टू द लॉ ऑफ सुपीरियर कोर्ट, प्रिवर्स फाइंडिंग, मैनिफेस्ट इनजस्टिस। अगर मान लो कहीं इनजस्टिस हो रहा है, अगर एरर ऑफ लॉ है, ठीक है, अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हैं, तब हाई कोर्ट ये सारी पावर एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर है? तब हाई कोर्ट अपनी ये जो सुपरवाइजरी पावर है उसे एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर? देन कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। In addition to its appellate jurisdiction and supervisory jurisdiction over the subordinate court, as mentioned हमने जैसे पढ़ा था, a high court has an administrative control and other power over them. अब कौन कौन सी पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कौन कौन सी पावर है, कौन कौन से सबऑर्डिनेट कोर्ट पे जो कंट्रोल है उसमें हाई कोर्ट के पास में कौन कौन सी पावर है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। इट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू द सर्विस ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। किसी का भी डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन करना, अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफर करना, ये सब करना, ये हाई कोर्ट स्टेट गवर्नर से कंसल्ट करके ये सारी पावर एक्सरसाइज करता है। ठीक है, इतना आपको बस ध्यान रखना है। देखो बच्चों, इतना ध्यान रखो कि जो हाई कोर्ट है वो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है, स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है। तो इसके अंडर अब उस स्टेट में जितने भी कोर्ट्स हैं वो सारे कोर्ट्स इसके अंडर आएंगे एक्सेप्ट मिलिट्री एंड कुछ ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड ट्राइब्यूनल कोर्ट्स, वो सारे इन दोनों कोर्ट्स के अलावा सारे कोर्ट्स इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, जो भी चीज़ें होनी है वो हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर करके ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? ये वाली चीज समझ में आई? इट डील्स विद द मैटर ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो ये सारी चीजें किसके पास में? हाई कोर्ट के पास में है। It can withdraw a case pending in subordinate court if it involves a substantial question of law that requires the interpretation of the constitution. It can either dispose of the case itself or determine a question of law and return the case to the subordinate court with that of judgment. ये कोई भी केस जो मैंने आपको बताया, उनको लगता है अगर कोई भी केस चाहे तो ये अपने पास ले सकता है हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है। क्लियर? Its law is binding on all subordinate courts functioning within its territorial jurisdiction in the same sense as the law declared by Supreme Court is binding on all courts of India. अब कुछ हाई कोर्ट्स ने, इन लोगों के कुछ अपने प्रोसीजर्स रहते हैं ना, कि ये जैसे क्लर्क ऑफिसर्स वगैरह, इनको कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें कैसी होगी। तो ये जो लॉज बनाएंगे, ये इन लोगों ने जो जजमेंट्स दे दी, ठीक है, कई बार हमने ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हाई कोर्ट्स अपनी जजमेंट्स देते हैं, है ना। कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है तो हमें उसकी नज़र में रखते हुए हमें सारी चीज़ें ऐसी करनी है। तो वैसे ही अगर हाई कोर्ट की कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है और सेम उसी से रिलेटेड सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मैटर आया है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी ध्यान रखेगा कि हाँ, हाई कोर्ट ने ऐसा बोला था तो मुझे भी इस अकॉर्डिंग काम करना है, या फिर हाई कोर्ट में ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, ऐसे कर्मचारी अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो मुझे भी इस वे में करना है। तो जैसे हाई कोर्ट के जो लॉज हैं वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे, सेम हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉज होते हैं वो यूजुअली वो पूरी कंट्री में बाइंडिंग होते हैं, सारे हाई कोर्ट्स उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्लियर? देन अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट हैज टू पावर। देखो, पहली पावर तो ये है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में सारी चीज़ें
लिखी जाती हैं, हाई कोर्ट में जो भी जजमेंट्स हो रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड्स में एक पक्ष विपक्ष दोनों की चीज़ें सुनी जाती है, दोनों की चीज़ें लिखी जाती है, जजेस क्या बोल रहे हैं वो सुने जाते हैं, जजेस के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं ना, 3 जज बेंच हो सकती है, 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो सकती है, वो सारी चीज़ें क्या करती है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती है, वहाँ पे एक टाइप राइटर होता है, वो सारी चीज़ें लिखता है ना, कि अगर इन जज का दूसरा ओपिनियन है तो वो ओपिनियन क्या है, सारी चीज़ें एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, ठीक। सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हाई कोर्ट, ताकि कभी फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ सके तो हम ये सारी चीज़ें देख सकें। सेम मैंने आपको पार्लियामेंट में भी बताया था कि पार्लियामेंट में सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी चीज़ें रिकॉर्ड में, तो हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखते हैं ताकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो हम ये सारी चीज़ें निकाल सकें, हम ये सारी चीज़ें देख सकें। It has power to punish for the contempt of court either with a simple imprisonment or with fine or both. इनके पास में पावर है contempt of court की। अब contempt of court क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Without wasting any time आगे बढ़ते हैं। As a court of record, a high court also has a power to review and correct its own judgment or order or decision even though no specific power of review is conferred on it by the constitution. ये चीज़ आपको पहले भी बताया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने जजमेंट को भी रिवर्स कर सकती है, ठीक है। जैसे आज उन्होंने कोई और जजमेंट दे दिया, कल वो इसी जजमेंट से बोल सकती है कि नहीं ये जो जजमेंट दिया था वो सही नहीं था, हम उसको रिवाइज करते हैं। हमने बहुत सारे केसेस देखे ना, गोलकनाथ, केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स, इसमें हो क्या रहा था, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स को रिवर्स किया कि नहीं किया, तो वैसे ही हाई कोर्ट्स भी अपने जजमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर है? Then power of judicial review. Judicial review is a power of high court to examine the constitutional or legislative enactment of executive order of both state and central government. On the examination, if they found to be violated of the constitution, अगर कोई भी लॉ, कोई भी जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करता है तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरसी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ अल्ट्रा वायरसी कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हाई कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू है, जो कि हम जुडिशियल रिव्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव या कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं तो हाई कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, हाई कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। क्लियर? Though the phrase judicial review has nowhere been used in the Constitution, the provision of Article 13 and 226 explicitly confers the power of judicial review to the High Court. ठीक है, आर्टिकल 226 मेनली जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है किसको? हाई कोर्ट को। ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू के? इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स, इट इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी विच हैज फ्रेम्ड इट, इट इज रिप्रेजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम जुडिशियल रिव्यू में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ हम हाई कोर्ट के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मोर और रेवर ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, आपको बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी लगा होगा कि सर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है। अब मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि हमने पॉलिटी में जितना भी एक मेजर पोर्शन था, ऑल्दो बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन जितना भी एक मेजर पोर्शन था वो हम कवर कर चुके हैं। अब बहुत सारी चीज़ें रेपिटेशन मोड में ही होगा। आज तो भी हमने थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज़ कर दी, लेकिन अब जो चीज़ें रिपीट होगी उन्हें हम फटाफट अच्छे से करेंगे। सो आप भी अपने पुराने लेक्चर्स रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होने लग गई है। आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें ही अलग थी सुप्रीम कोर्ट से, बाकी सारी चीज़ें सेम ही थी। आई होप आपको सारी चीज़ें हाई कोर्ट की समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।